नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल मेनका मैम पर। और आज बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो पाई है बिकॉज इसी में पेपर्स लगे थे और तबीयत भी खराब चल रही थी। लेकिन चूंकि इसी दौरान सीटेट का नोटिस आ गया है और मैं सीटेट का स्पेशल बैच चला भी रही थी जिसमें कुछ लेक्चर्स हो चुके थे, तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम सीटेट वाला बैच पूरा करवा दीजिए हम लोगों का ताकि कंप्लीट हो जाए। सीटेट का नोटिस आ गया, 31 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे और ये पेपर आपके दिसंबर और जनवरी में होंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को सीटेट के 4 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और हमने आपसे कहा था कि इसमें वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो सीटेट में आती हैं। जी हाँ, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मनोविज्ञान के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने 4-5 लेक्चर पढ़ा भी दिए हैं और उसी श्रृंखला में मैं आगे के लेक्चर्स भी जोड़ती रहूंगी। आप लोगों ने अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए। आज ये वीडियो पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए मैं बनाई हूँ, जिससे जो बाधाएं जो समस्याएं आपकी आती हैं सीटेट के पेपर के दौरान वो सारी चीजें ना हो। जी हाँ, आज का वीडियो हमारा है गुरु मंत्र के नाम से, यानी वो सारे टिप्स वो सारे एडवाइस आपको इस वीडियो में दी जाएंगी जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को शिक्षण पढ़ा दिया था जो कि सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप देख लीजिएगा। उसी श्रृंखला में मैं आगे की वीडियो जोड़ती जाऊंगी। चूंकि आज आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को ये बताने कि सीटेट में कैसे पढ़ाई करें कि आप पास हो सकें। पहले तो हम दोनों के पैटर्न को समझेंगे, दोनों के पैटर्न में अंतर क्या है, ताकि हम उस तरह से ही पढ़ें जिस तरह के सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा टेट का एग्जाम होता है बेटा, उसमें 30-30 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के आते हैं। जी हाँ, गुरु मंत्र में हम पहले बताएंगे आप लोगों को टेट और सीटेट में अंतर को, ताकि आप उसी आधार पे पढ़ सकें। बेटा ये भी 150 नंबर का होता है, ये भी 150 नंबर का होता है, ये भी 150 नंबर का होता है, ये भी 150 नंबर का होता है। इसमें भी आपको 85 प्लस 95 पास 90 प्लस पास होने के लिए चाहिए। इसमें 85 और 90 पास के लिए चाहिए। 85 आपका ओबीसी, 83 भी आप मानेंगे, 83 ओबीसी और ये आपका जनरल, ओबीसी और ये आपका जनरल, ये पासिंग मार्क है बेटा। यही आपका इसमें भी चलता है, यही इसमें भी चलता है। लेकिन हाँ, अदर एग्जाम के लिए जैसे अगर आप जो केवीएस देते हैं, नवोदय देते हैं या अदर के स्टेट में आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपका जनरल काउंट होता है, चाहे कोई ओबीसी हो या एससी हो, इसीलिए उसमें आपको 90 नंबर ही लाना होगा। और यूपी टेट तो आपका जो है केवल यूपी के लिए मान्य होता है, इसीलिए इसमें जो है आपका 83 ओबीसी और एससी का और 90 आपका जनरल का। लेकिन सीटेट आप एग्जाम देते हो तो आप सारे जगह अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या जरूरी है बेटा, 90 नंबर लाना जरूरी है। इसमें बेटा 30-30 नंबर के सारे सब्जेक्ट आते हैं। 30 की हिंदी आती है, 30 की इंग्लिश या संस्कृत आती है, ईबीएस आपका 30 आता है, उसके बाद आपका 30 आता है मैथ्स आपका 30 आता है और इसी में आपका 30 आता है सेकेंड लैंग्वेज। हिंदी आपका फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश संस्कृत आपका सेकेंड लैंग्वेज और इसी में आपका साइको, ये 30 नंबर। ये इसका पैटर्न है बेटा टेट का। इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे सीटेट की तरफ, तो सीटेट में 30 नंबर की हिंदी में 15-15 डिवाइड कर दिया गया है। 15-15 किसका डिवाइड है, 15 आपका शिक्षण होगा और 15 आपका थ्योरी का होगा। फिर 30 में आपका होगा संस्कृत या इंग्लिश इसने लिया होगा, इसमें भी 15-15 नंबर का डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 15-15 नंबर का डिवाइड होगा। 15 में आपका शिक्षण पूछा जाएगा और 15 आपकी थ्योरी से आएगा। फिर ईबीएस में भी आपका ये इंग्लिश और संस्कृत है बेटा। ईबीएस में भी 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, 15-15 इसमें भी क्या होगा, डिवाइड होगा। 15 नंबर आपका क्या आएगा, शिक्षण आएगा और 15 नंबर आपका आएगा थ्योरी से। फिर आपका 15 नंबर में मैथ्स में भी यही आपका चलेगा, 30 नंबर का होगा, 15 नंबर शिक्षण और 15 नंबर आपके टॉपिक्स। कट तो नहीं रहा है बेटा, नहीं कट नहीं रहा है। 15 नंबर के साइको में भी आपके बेटा 15 नंबर, इसमें तो 30 साइको आएगा।
साइको तो इसमें शिक्षण का कोई मतलब नहीं, क्योंकि शिक्षण ऑलरेडी साइको ही है। 30 क्वेश्चन, ये आपका मेन पैटर्न है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 150 नंबर का पेपर होगा। 150 में बेटा 30 नंबर की हिंदी आएगी, 30 नंबर की ईवीएस या सॉरी इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लेना चाहें। 30 में आपका ईवीएस आएगा, सबके लिए अनिवार्य होगा। 30 आपका मैथ्स आएगा और 30 नंबर का साइको आएगा। ये आपका टेट का है। और सी टेट में आपका बेटा 30-30 का ही सारा होगा, लेकिन इसी 30 में डिवाइड कर दिया गया है। 15 नंबर का शिक्षण और 15 नंबर का थ्योरी। यानी अगर आपको ईवीएस के क्वेश्चंस करने हैं तो 15 नंबर की आप थ्योरी पढ़ेंगे और 15 नंबर की आप शिक्षण पढ़ेंगे। इसी प्रकार आपका मैथ्स में भी इसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत में भी चलेगा। 15 नंबर का थ्योरी और 15 नंबर का शिक्षण पूछा जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि सीटेट में बेटा क्या होता है, 150 में 75 नंबर केवल शिक्षण पूछा जाता है और 75 में सब्जेक्ट पूछा जाता है। ये आपका क्या है, किसका पैटर्न है, सीटेट का पैटर्न है। अभी आप लोगों का महीना चल रहा है अक्टूबर, आपका दिसंबर या जनवरी में पेपर होगा। 2 महीना आपके पास समय है। इस 2 महीने में मैं वो सारी क्लास प्रोवाइड कर दूंगी जो सीटेट के पास होने के लिए जरूरी है। और अगर सारे वीडियो आपने देखा है तो मैं वादा करती हूँ आप सीटेट फेल नहीं होंगे। ये सीटेट का जो मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ बेटा, ये केवल समझाने के लिए लेकर आई हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना और क्या आपको नहीं पढ़ना है। जो बच्चे टेट पास कर लिए हैं वो भी सीटेट का एग्जाम डाल सकते हैं, क्योंकि सीटेट आपका केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि अदर स्टेट में भी प्राइमरी के लिए मान्य है। अगर आप केवीएस डालते हैं, नवोदय डालते हैं, तो उसमें यूपी टेट काम नहीं करेगा बल्कि उसमें सीटेट काम करेगा। इसके अलावा मान लीजिए आप दिल्ली, राजस्थान या किसी और जिले में राज्य में जाते हैं तो उसमें भी सीटेट ही मांगेगा। इसलिए अगर आप टेट पास हैं उसके बाद भी आप सीटेट का एग्जाम दीजिए। लोकल सेंटर रहेगा या ज्यादा से ज्यादा लखनऊ पड़ेगा। ऑनलाइन पेपर इस बार होगा, पिछले बार भी ऑनलाइन था। आप पास हो जाएंगे आसानी से अगर सारे वीडियोज आपने मेरे देखे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं सीटेट में। हो गया बेटा, ये बहुत बढ़िया। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और अब हम आप लोगों को निगेटिव और पॉजिटिव बताएंगे कि कैसे आपका निगेटिव और पॉजिटिव चलेगा। कैसे आपका निगेटिव और पॉजिटिव चलेगा। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब कौन से ऑप्शन आपको छूने हैं और कौन से ऑप्शन आपको छूने नहीं है। जी हाँ, सीटेट का बहुत बड़ा गेम होता है कि उसमें पढ़े पढ़ाए क्वेश्चंस नहीं आते, केवल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आते हैं। आपके यूपी टेट में तो फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये परिभाषा किसने दी है, ये सिद्धांत किसने दिया है, बस आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन सीटेट बिल्कुल अपोजिट है इसके, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन देता है, सोचने वाला क्वेश्चन देता है, आपके बुद्धि विवेक को परखने वाला ऑप्शन वो देता है, जिससे आप उसको सुनिए, उसको पढ़िए और उसे क्लास में फॉलो करिए। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस आप लोगों से ये है कि सीटेट का जब एग्जाम देने जाइएगा तो फ्रेश माइंड से जाइएगा, क्योंकि सोचने के लिए आपका दिमाग का साफ होना, सुथरा होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप पढ़ेंगे कुछ और समझेंगे कुछ और ही। शिक्षण एक ऐसा टॉपिक्स है जिसमें पढ़ने से ज्यादा समझने वाले क्वेश्चंस आते हैं। समझने वाले कैसे, आप सभी भावी अध्यापक हैं और आप सभी जब भावी अध्यापक हैं तो आप कक्षा में जब जाएंगे तो किन चुनौतियों के साथ जाएंगे, उन्हीं चुनौतियों से उभरने के लिए, उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए सीटेट में क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि कैसे आप जब क्लास में जाएंगे तो उन चुनौतियों का सामना आप करेंगे। जी हाँ, सीटेट आपसे यही मांगता है कि अगर आप टीचर बनते हैं तो आप किस तरह के वातावरण को किस तरह से बच्चों के अनुकूल कर देंगे, यही सीटेट का पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीटेट के जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले पहला गुरुमंत्र,
जो मैं पहला गुरु मंत्र आपको देने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। ये गुरु मंत्र आपके हमेशा काम आएगा। आप पास कर लीजिएगा ना तो आप लोगों को भी शेयर करिएगा कि मैम ने गुरु मंत्र दिया था जो हमारे सीटेट में काम आया। पहला गुरु मंत्र क्या है बेटा? पुराने पेपर से सॉल्व करिए। पुराने पेपर सॉल्व करें। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उससे संबंधित जो पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं आप उसको सॉल्व करिए। इससे क्या फायदा होगा बेटा? आपको तरीका पता चलेगा कि कैसे पेपर्स आते हैं और उसी आधार पे आप पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जब तरीका पता होगा तो जब आप पढ़ेंगे तो उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पुराने पेपर सॉल्व करना है। यानी अगर आपने सीटेट का फॉर्म डाला हुआ है तो आप सबसे पहले जाकर क्या खरीदेंगे? एनसीईआरटी खरीदेंगे जिसमें आपके 10-12 साल के पुराने पेपर्स होंगे। उस पेपर का एनालिसिस करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और यकीन मानिए 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कितने परसेंट? 50%। अगर आपने 10 सालों का पेपर सॉल्व किया है सीटेट में, 10 सालों का प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिया है, तो मैं गारंटी लिख कर दे रही हूँ 50% क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। फिर बचेगा कितना? 10% और आपको लाना है। तो 10% लाने के लिए आप थोड़ा भी पढ़े रहेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा तो टिप्स यही है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर डालिए। पहला गुरु मंत्र क्या है बेटा? प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा, शिक्षण टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। शिक्षण का मैंने वीडियो ऑलरेडी 4-5 वीडियो में बना दिया है, आप उसको वहां से देखिए। इसके अलावा आप शिक्षण अदर विषय के भी पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी के शिक्षण, पर्यावरण के शिक्षण भी थोड़ा बहुत आपको बता देंगे कि उसमें कैसे ट्रिक व्रिक लगता है। तो आपको शिक्षण पढ़ना है क्योंकि सीटेट का पूरा आधा क्वेश्चन शिक्षण से ही आता है। हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, गणित का शिक्षण, सबका शिक्षण ही आता है। तो दूसरा आपको क्या पढ़ना है? शिक्षण पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है आपको एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और आपको पढ़ना है नई शिक्षा नीति एनएपी 2020। ये तीनों आपको पढ़ना है। एनसीएफ 2005, आरटीई शिक्षा का अधिकार 2009 और आपको पढ़ना है नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति की वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों को बना के दे दूंगी। इसके अलावा हमने आरटीआई 2009 ऑलरेडी पढ़ाया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, और एनसीएफ 2005 भी आपको पढ़ाऊंगी। तो शिक्षण आपका मैंने पढ़ा दिया है बेटा। एनसीएफ और एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 में आपको पढ़ाऊंगी, जिससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में आप देखने को पाएंगे। तो ये तीनों चीज पे आपको ध्यान रखना है। पहला काम क्या करना है? प्रीवियस ईयर हल करना है। कितने सालों का? कम से कम 10 सालों का। पिछले बार कई पैटर्न्स में एग्जाम हुआ था। अगर मार्केट में प्रीवियस ईयर आया होगा पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल लगभग 1 महीना पेपर चला था, तो कई यूनिट में पेपर बना था। अगर आप सारे पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो ऑलरेडी 10 साल का कवर वो कर लेगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर तब भी सॉल्व करिए। इसके अलावा आपको शिक्षण पढ़ना है। एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और नई शिक्षा नीति 2020। इन तीनों चीजों को आपको फॉलो करनी है। वीडियो आपको स्क्रिप्ट नहीं करनी है, फॉरवर्ड नहीं करनी है, जिससे आपको समझ में आए। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी सबसे ज्यादा जरूरी कि कैसे क्वेश्चंस को छोड़ना है, कैसे क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन को चुनना है और कौन से ऑप्शन को नहीं चुनना। इसको याद रखिएगा आप लोग कि प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी अगर अभी नहीं खरीदे हो तो आप लोग खरीद लीजिए और उसको सॉल्व करिए। देखिए बेटा, बहुत ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, आपको बस मेरे पूरे वीडियोस देखने हैं। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, और वो भी कैसे सॉल्व करेंगे, जो एडवाइस अभी मैं आपको दूंगी, जो तरीका आपको बताऊंगी, उसी तरीके से आप पेपर को सॉल्व करिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। क्या बेटा? आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे ऑप्शन आपको चुनने हैं और कैसे ऑप्शन नहीं चुनने हैं। गुरु मंत्र में पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या है? कौन से ऑप्शन आपको चुनने हैं
और कौन से ऑप्शन आपको निगलेक्ट कर देने, कौन से ऑप्शन आपको चुनने हैं और कौन से ऑप्शन आपको एकदम से निगलेक्ट कर देने, मतलब टच ही नहीं करने हैं, उसी को इसमें बताएंगे। और जब प्रीवियस ईयर लेकर आइएगा ना बेटा, तो उसमें उस ऑप्शन को ढूंढिएगा, इसको बढ़िया सब नोट कर लीजिएगा और समझते भी रहिएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव, पहले निगेटिव बताएं कि पहले पॉजिटिव बताएं? पहले निगेटिव बताते हैं फिर पॉजिटिव बताते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कौन से ऑप्शन को नहीं चुनना है? पहला रटना। अगर किसी ऑप्शन में आपको रटना दिख रहा है, किसी ऑप्शन में आपको रटना दिख रहा है, तो वो ऑप्शन आपको क्या करना है? नहीं लगाना है। भाई कोई भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपका है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 में अगर आपने दो का गलत कर दिया तो तीसरा अपने आप सही हो जाता है। 3 आपने गलत कर दिया तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। तो आपको यही करना है। ये ट्रिक क्यों मैं बता रही हूँ? ताकि ऑप्शन में आप छटनी करना सीख जाइए। क्वेश्चन सारे याद ही नहीं करना जरूरी है। अगर आप गलत ऑप्शन को निकाल लेंगे तो भी सही ऑप्शन अपने आप दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि अगर किसी भी ऑप्शन में रटना दिया है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसको रटाना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन तो आप कभी मत चुनिएगा। इसके अलावा बेटा नियम, अगर नियम वाले ऑप्शन दिख रहे हैं कि एकदम नियम रेगुलेशन के साथ ही बच्चे को पढ़ना है, तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तीसरा कठोरता, अगर बच्चों के साथ आप कठोरता या कंठस्थ रटाएंगे किसी भी चीज को, तो वो ऑप्शन भी क्या होगा? हमेशा गलत होगा। जैसे ये सब विकल्प में देखिएगा ना, वैसे ही आप इस ऑप्शन को हटा दीजिएगा। चौथा हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, इसका मतलब होता है कभी भी बच्चे का उत्साह जो है नहीं गिराना है। मतलब अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे रहा है तो ऑप्शन में अगर हतोत्साहित करना, तो वो ऑप्शन आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? गलत कर दीजिएगा, क्योंकि किसी बच्चे को हमें हतोत्साहित नहीं करना है। इसके अलावा तुलना, किसी बच्चे का किसी और बच्चे से कभी कंपेयर नहीं करना है। किसी बच्चे का किसी और बच्चे से क्या नहीं करना है? कंपेयर नहीं करना, एकदम कंपेयर नहीं करना है। ये शब्द तो एकदम बोलना ही नहीं कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं, उसने कर लिया, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो कंपेयर वाले ऑप्शन क्या करने हैं? तुलना वाले ऑप्शन क्या करने हैं? गलत करने हैं। इसके अलावा बेटा दंड, कठोर दंड, किसी प्रकार का दंड नहीं देना है। बच्चे को कान करके खड़ा करना, क्लास से बाहर निकालना या किसी प्रकार की सजा वाली बात नहीं होगी। एनसीएफ भी 2005 कहता है कि किसी बच्चे को आप शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दे सकते हैं। तो दंड वाले ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दंड वाले ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे? गलत। दंड, कठोर दंड या सजा, ठीक है, या तनाव, दबाव, दबाव वाले ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे बेटा? गलत हो जाएंगे। कहीं पर भी अगर दबाव शब्द दिख रहा है तो बच्चे को दबाना नहीं है बेटा। बच्चे को क्या नहीं करना? दबाना नहीं कि तुम करोगे ही करोगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप उसे निगलेक्ट कर देंगे, उसके ऑप्शन को हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे। तो दबाव नहीं होना है, बच्चे को तनाव नहीं देना है। इसके अलावा किताबी नहीं बनाना है, किताबी ज्ञान से दूरी या सिद्धांत, सिद्धांत उद्धान किताबी ज्ञान नहीं रटाना है, उसको व्यवहारिकता की तरफ ले जाना है। क्योंकि हमारा जो एनसीएफ 2005 कहता है ये रचनावाद को बढ़ावा देता है बच्चे को। इसीलिए तो हमारी नई शिक्षा नीति में होमवर्क को हटा दिया गया है कि बच्चा जो है तैयार हो व्यवहारिकता की तरफ, ना कि वो रटने, किताब वाली चीजों को रटने से हटा दिया गया है। उसे किताबी ज्ञान नहीं देना, किताब के साथ उसे व्यवहारिक जानकारी भी देनी है। तो किताबी ज्ञान से दूरी या सिद्धांत से दूरी। दूरी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको पढ़ाना नहीं है। अगर ऑप्शन में व्यवहारिकता वाले ऑप्शन है और ये वाले ऑप्शन है तो व्यवहारिकता वाले ऑप्शन को प्राथमिकता देंगे, इस ऑप्शन को प्राथमिकता नहीं देंगे। और कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बच्चे को कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर से क्या होता है? बच्चों में हीन भावना आती है।
अगला है हीन भावना न महसूस करवाना। हीन भावना न महसूस करवाना। इसके अलावा धैर्य जो बच्चे को निकाल देते हैं। विकलांग या समस्यात्मक बालक के साथ कठोर व्यवहार न करना। कठोर व्यवहार न करना मतलब क्या करना है बेटा, जो बच्चे विकलांग हैं या जो बच्चे समस्यात्मक है, समस्यात्मक मतलब जो कक्षा में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं या भाग जाते हैं या देर में आते हैं या होमवर्क नहीं करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे बच्चों के साथ कठोरता वाला व्यवहार नहीं करना है कि तुम काम करके क्यों नहीं लाए या तुम नहीं लाओगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा या किसी प्रकार का दंड देना, सजा देना, अलग अलग बच्चों से रखना, ये चीजें नहीं करनी है। इसके अलावा अलग करना, अलग या वर्गीकरण करना। कट तो नहीं रहा बेटा, अलग या वर्गीकरण करना। कभी भी बच्चे को अलग अलग नहीं बैठाना है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम अलग बैठो, तुम पढ़ने में नहीं अच्छे हो तो तुम अलग बैठो। कंपेयर नहीं करना है, किसी बच्चे को अलग नहीं करना है, किसी बच्चे को सजा नहीं देनी है, किसी बच्चे को आप स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं, किसी बच्चे को हीन नहीं महसूस करवा सकते हैं, किसी बच्चे को रटाएंगे नहीं, किसी बच्चे के साथ कोई दबाव नहीं डालेंगे, किसी बच्चे के साथ तनाव नहीं देंगे, किसी बच्चे पर पुरस्कार का कोई दबाव नहीं डालेंगे, किसी बच्चे की निंदा नहीं करेंगे। चाहे यहाँ दबाव भी लिखिए, निंदा है ना, या तनाव। किसी बच्चे को ना सजा देनी है, ना मानसिक, ना शारीरिक, ना किसी बच्चे के साथ कठोरता लाना। ये सारे ऑप्शन क्या बताए जा रहे हैं, गलत वाले बताए जा रहे हैं। ये ऑप्शन एकदम नहीं चुनना है। ये ऑप्शन बेटा निगेटिव वाले एकदम भी नहीं चुनना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। जब प्रीवियस ईयर की किताब खरीद के लाइएगा ना तो इसमें ये ऑप्शन देखिएगा। अगर ये वाले ऑप्शन दिख रहे हैं तुरंत आप इसको हटा दीजिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम पॉजिटिव वाले देखते हैं। हम कौन सा देखेंगे बेटा, पॉजिटिव वाला देखेंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा, नीचे की लाइन कटी तो नहीं है ना, नहीं कटी है। पॉजिटिव लाइन में हम देखेंगे बेटा, पॉजिटिव में क्या है। पॉजिटिव में सबसे पहले संप्रेषण वाले ऑप्शन सही होंगे। संप्रेषण वाले ऑप्शन सही होंगे। इसके अलावा नवीनता वाले ऑप्शन सही होंगे, सृजनशीलता वाले ऑप्शन सही होंगे, सृजनशीलता वाले ऑप्शन सही होंगे। इसके अलावा बेटा सृजनशीलता वाले ऑप्शन सही होंगे, नवीनता का मतलब जिसमें नयापन हो। इसके अलावा नवीन जीवन से जोड़ना, नवीन जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, खुला वातावरण देना, बच्चे को खुला वातावरण प्रदान करना, स्वच्छंदता, इसके अलावा स्वक्रिया मतलब ज्यादातर बच्चे को स्वक्रिया पे, करके सीखने पर बल, करके सीखने पर बल। इसके अलावा सृजनशीलता मतलब जिसमें बच्चा सृजनशील बने या रचनावाद को बढ़ावा, सृजनशीलता या रचनावाद को बढ़ावा। तुलना नहीं करना है, ठीक है बेटा। और अनुकूल वातावरण, बहुत ज्यादा हार्ड वातावरण नहीं देना है। धैर्य सहानुभूति के साथ पढ़ाना, धैर्य व सहानुभूति के साथ पढ़ाना। लचीलापन और इसके अलावा सहानुभूति के साथ का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है, कोई बच्चा समस्यात्मक है, तो उसके साथ हम सहानुभूति से पेश आएंगे, उससे जानबूझकर सजा नहीं देंगे या क्लास से नहीं निकालेंगे, अलग नहीं करेंगे। समावेशी शिक्षा रखेंगे हमेशा। कैसा रखेंगे बेटा, समावेशी शिक्षा।
समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सब बच्चे को साथ साथ लेकर पढ़ाएंगे। मतलब अगर कोई बच्चा उसी में सृजनशील है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई मंद है, कोई पिछड़ा है, कोई समस्यात्मक है, तो सब बच्चे को कक्षा में साथ पढ़ाएंगे, उसको अलग नहीं करेंगे बल्कि उसको साथ में लेकर पढ़ाएंगे। लचीलापन का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में आप कोई भी सिलेबस को घटा बढ़ा सकते हैं। हमेशा पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग, इसमें तो सब कुछ आ जाएगा बेटा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग मतलब पढ़ाते समय हमें शिक्षा मनोविज्ञान के रूल्स रेगुलेशन को समझना होगा, उसी के आधार पर पढ़ाना होगा। मतलब कौशलों का प्रयोग करेंगे, सूत्रों का प्रयोग करेंगे, इन सारे का प्रयोग करते हुए पढ़ाएंगे। एक बार पुनः समझेंगे इसको। कौन से ऑप्शन नहीं चुनने हैं, ये ऑप्शन नहीं चुनने, ये सारे ऑप्शन चुनने हैं, ये ऑप्शन नहीं चुनने। रटने वाले ऑप्शन नहीं चुनने हैं, सजा वाले ऑप्शन नहीं चुनने हैं, अलग करने वाले ऑप्शन नहीं चुनने हैं, कंपेयर वाला बिल्कुल नहीं चुनना है, दंड तो एकदम नहीं टच करना है। ये सारे ऑप्शन निकाल के आप करिएगा भाई। 30 क्वेश्चन में कम से कम 7 क्वेश्चन तो इसी इतने से मिल जाएगा। आपको यकीन ना हो ना तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के लेकर आइएगा और ये सारे ऑप्शन आप देखिएगा, ये सारे ऑप्शन उसमें दिखेंगे। ये ऑप्शन दिखेंगे तो सही मार दीजिएगा, ये ऑप्शन दिखेंगे तो गलत मार दीजिएगा। और जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, आप 1-2 पेपर देंगे, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन से ऑप्शन चुनने चाहिए और कौन से ऑप्शन चुनने नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जाके प्रीवियस ईयर लेना है और ये सारे जो मैंने बताए हैं तरीके, कौन सा ऑप्शन नहीं चुनना है और कौन सा ऑप्शन चुनना है, इन ऑप्शनों को उसमें देखिएगा और उसको निगलेक्ट करते जाइएगा। गलत वाले को नहीं लगाना है, सही वाले को लगाना है। यकीन मानिए हर सेट में आपको 30 से 35 क्वेश्चन का लाभ केवल इतने से ही मिल जाएगा। और यकीन ना हो तो आप लाकर देख लीजिए। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं मैं उनको हमेशा ये एडवाइस देती हूँ, जो बच्चे हमसे अभी तक नहीं पढ़े हैं ये वीडियो मैंने उनके लिए भी बनाया है कि वो भी सीख सके कि सीटेट का पैटर्न क्या है और सीटेट में हमें कैसे करना है। इसमें आपको ये सारे ऑप्शन चुनने। भाई एक बात बताइए, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे आपसे जो अपेक्षा रखेंगे कि बच्चे को आप समझें, आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से शिक्षण विधियां अपनाएं, अच्छे से सूत्रों के द्वारा पढ़ाएं, सब बच्चे को इक्वली माने, समावेशी माहौल रखें, खुला माहौल रखें, किसी प्रकार का दबाव तनाव में बच्चा ना हो। यही तो बच्चा चाहता है। और सीटेट का जो पैटर्न वो भी यही चाहता है कि एक कितने अच्छे अध्यापक बनने के लिए आप योग्य हैं। और अगर आप इन सारे ऑप्शन को निकालते हैं तो इसका मतलब आप एक लचीले वाले टीचर, एक स्वाभिमानी टीचर, एक धैर्यवान टीचर और एक परफेक्ट टीचर हैं, जो बच्चे को आप जोड़े हुए हैं। भाई अगर आप इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा कक्षा में जुड़ाव महसूस करेगा और वो आराम से पढ़ेगा, समझते समझते हुए पढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जितनी चीजें बता दी गई हैं अगर आप फॉलो कर लेते हैं पास हो जाओगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी बताई थी कि एनसीएफ पढ़ना है आपको, आरटी 2009 पढ़ना है, शिक्षण पढ़ना है, विकास पढ़ना है। ये 5 टॉपिक्स तो आपको मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगी कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके गलत नहीं होंगे। शिक्षण वाला वीडियो जाकर पहले देख लीजिएगा, इसके बाद वाले वीडियो में आपको विकास पढ़ाऊंगी। एक ही वीडियो में बहुत बढ़िया सा विकास पढ़ा दूंगी ताकि आपका सीटेट वाला पैटर्न निकल जाए। और एक बात याद रखिएगा, जितनी भी एडवाइस इसमें दी गई है कोई भी एक एडवाइस ऐसी नहीं है जो कीमती नहीं, बहुत ही कीमती एडवाइस है। इसको लीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप खुद लाकर बताएंगे कि मैम आपकी ये एडवाइस कितनी काम की गई, और बताइएगा जरूर, जिससे और बच्चे भी मोटिवेट हों कि नहीं मैम ने जो बताया था बिल्कुल सही, और वो लोग भी उन चीजों को फॉलो करें। तो इन सारे पॉजिटिव बिंदु को याद रखिएगा, ये निगेटिव बिंदु को याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियोस भी देखते रहिए। आपको गाइडलाइन देती रहूंगी। जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपकी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, अगले वीडियो में उन चीजों पर काम किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो विकास में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।